क्या आप जानते हैं कि इनर चाइल्ड थेरेपी क्या है और कैसे उससे हीलिंग होता है, और कैसे इनर चाइल्ड थेरेपी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? तो आइए आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो इनर चाइल्ड है क्या, और लाइफ के वो कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें हमारे अंदर इनर चिल्ड्रन बन जाते हैं और उनकी हीलिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो ये जो टर्म है इनर चाइल्ड, ये एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना ही एक पार्ट है, एक हिस्सा, एक टुकड़ा है जो मेंटली और इमोशनली वुंडेड स्टेट में है, यानी कि दुखी है, परेशान है, शायद डरा हुआ है, हेल्पलेस फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, या नाराज़ है, बहुत गुस्से में है। और वो ऐसा इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत ही दुखद, बहुत ही ट्रॉमेटिक हुआ है। तो देखिए, बेसिकली इनर चाइल्ड हमारे अपने बचपन का एक ऐसा वक्त है, वो एज है जब हमारे साथ किसी तरह का वर्बल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, यानी कि कुछ बहुत ही दुखद, ट्रॉमेटिक हुआ, जिसका दर्द आज भी हमारे अंदर भरा नहीं है, वो घाव भरा नहीं है। और वक्त के साथ हम बड़े तो हो गए, मगर वो घायल, वुंडेड बच्चा आज भी अपने उसी मेंटल कुकून में, उसी मानसिक स्थिति में, आज भी अनहील्ड स्टेट में हमारे अंदर छिपा बैठा है। और हम में से कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं। अब ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों को वो दुखद मोमेंट, वो ट्रॉमेटिक मोमेंट याद होगा, मगर आपको पता नहीं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, या फिर आप उसको अवॉइड करते हैं, फेस नहीं करना चाहते। और बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ हो सकता है कोई दुखद घटना उस वक्त हुई हो जब वो 2-3 साल के थे, और अब उनको उसकी याद नहीं, उसका मेमोरी नहीं है। पिछले 35-40 सालों में चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है, और डॉक्टर रीरी त्रिवेदी, जो एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं और पेरेंटिंग कोच भी हैं, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट पे बहुत सारा रिसर्च किया है। और इन सारे रिसर्च वर्क से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे पैदा होने से लेकर 18 साल की उम्र तक हमारे लाइफ में जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे पूरे लाइफ पे होता है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जिन लोगों को बचपन में 4 या 4 से अधिक ट्रॉमेटिक घटनाओं से गुजरना पड़ा, वो हाई रिस्क जोन में जाते हैं, यानी बड़े होने के बाद उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ इत्यादि होने के हाई चांसेस होते हैं। तो आइए पहले तो ये समझते हैं कि लाइफ के वो कौन से सिचुएशंस हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक या पेनफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम है डिसफंक्शनल फैमिली। देखिए, डिसफंक्शनल फैमिली वो है जहाँ पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, और इसके वजह से घर में एक बहुत ही नेगेटिव, टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बना होता है। और ऐसे घरों में जनरली बच्चे जब अपने पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं या उनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए होते हैं कि वो बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते, और ऐसे बच्चों में अकेलापन बहुत होता है। और क्योंकि ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक दिन का तो होता नहीं है, बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में सालों गुजारते हैं,
तो विथ टाइम उनके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप कर जाते हैं। कई बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप कर पाता, कई बच्चों में विथ एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह हो जाता है। ज़्यादातर देखने में आया है कि ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी भी कुछ दबी हुई सी होती है। वे चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते दोस्तों के बीच, घर में, या बड़े भी हो जाते हैं तो ऑफिस में या फैमिली में डब्बू से बन के रह जाते हैं और पूरे जीवन उनका ऐसा पर्सनालिटी, डब्बू वाला एक पर्सनालिटी बन जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे एक बहुत ही ट्रॉमेटिक घटना से गुजरते हैं तो वो कुछ ना कुछ कोपिंग मैकेनिज़्म ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस बच्चे ने देखा कि मेरे पेरेंट्स नॉर्मली तो मुझे अटेंशन नहीं देते क्योंकि आपस में लड़ते ही रहते हैं, मगर मैं जो उस दिन स्कूल में गिर गया और मुझे चोट लगी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार किया, मुझे बहुत अटेंशन दिया। घर में 2-4 दिन लड़ाई नहीं हुई क्योंकि दोनों पेरेंट्स मुझ में ही लगे रहे। तो अब बच्चे ने ये रियलाइज़ किया कि मुझे अगर चोट लगती रहे तो मुझे माँ बाप का अटेंशन मिलता रहेगा। अब ताकि उसको माँ बाप का अटेंशन मिलता रहे, उसने एक सेल्फ हार्म का एक खुद को हार्म करने का डिसीजन ले लिया। हालांकि ये डिसीजन बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे था क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था और बच्चे छोटी उम्र में बहुत इनोसेंट होते हैं और लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और ऐसे ट्रॉमेटिक मोमेंट्स में वो सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके अंदर डीप सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और ये एक काइंड ऑफ पैटर्न उनके पूरे लाइफ में बन जाता है। तो चांसेस है कि ये बच्चा बड़े होने के बाद भी जस्ट टू गेन अटेंशन फ्रॉम हिज वाइफ या ऑफिस में फ्रॉम हिज कलीग्स वो खुद को हार्म करता रहे। तो देखिए, अब कई घरों में तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस होते हैं जहाँ फादर को ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, ड्रिंक करके आके अपनी वाइफ को मारना पीटना, इस तरह के भी केसेस होते हैं। और ऐसे घरों में बच्चे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं, समझते हैं, वो बहुत ही डर जाते हैं या फिर डरे सहमे होते हैं या बहुत ही लाचार महसूस करते हैं अपने आप को। और कई बार इन सिचुएशन से बचने के लिए वो एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप करते हैं विच इज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म। और बहुत अर्ली एज में, स्पेशली बॉयज़ के साथ ऐसा होता है जब वो बहुत अर्ली एज में ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट्स अपना लेते हैं। ऐसे घरों में ये भी देखा जाता है कई बार लड़कियां बहुत अर्ली एज में शादी कर लेती हैं ताकि वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एस्केप कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पहले लड़के ने उनको प्रपोज़ किया वो उसके साथ शादी करके इस घर से निकल जाती हैं और बाद में रियलाइज़ करती हैं कि जिससे उसने शादी की वो बंदा सही नहीं है। तो देखिए, ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि एक डिसफंक्शनल फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली बहुत ही अलूफ होते हैं, अपने पेरेंट्स से इतने कनेक्टेड नहीं फील करते या अपने सिबलिंग से भी इतने इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करते। तो बच्चे जब ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली में पलते बढ़ते हैं जहाँ एक बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट होता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और कई केसेस में मैंने देखा है कि जो घर की लेडी है वो भी कई बार बहुत मैचो, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होती है और छोटी छोटी बातों पे अपने हस्बैंड पे भी हाथ उठाती हैं। तो देखिए, ऐसे माहौल में बच्चे जब पलते बढ़ते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड वुंड्स बनते हैं और ये इनर चाइल्ड वुंड्स ना केवल उनकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं बल्कि बड़े होने पे उनके बहुत सारे मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और कभी कभी रिलेशनशिप इश्यूज़ का भी कारण बनते हैं। तो अगला जो बहुत बड़ा कारण है इनर चाइल्ड वुंड्स का वो है फिज़िकल अब्यूज़। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातों के लिए मारते पीटते हैं
कई बार तो बहुत ज़्यादा मारने की आदत होती है, स्केल उठाया, बेत से मार दिया, चप्पल, जूते, झाड़ू जो हाथ में आया उससे मार दिया बच्चे को। हमें लगता है भाई हम तो मार खा के बड़े हुए हैं, हमने तो सीख ही लिया, हमारे बच्चे भी ऐसे ही सीख लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि कई बार बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें मार क्यों पड़ रही है, हमने ऐसा क्या गलत किया। अब देखिए, बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, कई बार उनका लॉजिकल माइंड इतना डेवलप नहीं होता, उन्हें इतना गलत और सही का अंदाज़ा नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उन्हें इतना फिज़िकली अब्यूज़ करें, मारे पीटे, उससे बेहतर ये है कि हम उनके थिंकिंग को डेवलप करें, उन्हें समझाएं कि उन्होंने क्या गलत किया और ये गलत क्यों है, क्या गलत है क्या सही है। अगर हम उनके थिंकिंग माइंड को डेवलप कर सकें, उनको सही और गलत सोचने का तरीका बता सके, समझा सके, तो ये बेहतर होगा मारने के बजाय। तो मुझे अपना एक केस याद पड़ता है, एक क्लाइंट जिसको बचपन में उसके फादर बेल्ट से मारा करते थे और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। तो एक दिन बच्चे ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं छोटा हूँ, आप जितना मारना है मार लो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मगर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप मेरे पे एक उंगली भी नहीं उठा पाओगे। और जब वो 15 साल का हुआ तो एक दिन जब उसके फादर ने बेल्ट निकाला मारने के लिए, तो उस बच्चे ने गुस्से से बेल्ट को पकड़ लिया और फादर ने कितनी कोशिश की बेल्ट छुड़ाने की, मगर वो नहीं छुड़ा पाए। और उस दिन उस फादर ने अपने बच्चे की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा देखा कि ही रियलाइज़ दैट डे कि मैं अब इसको मार नहीं सकता। तो उस दिन से उसके लाइफ में मारपीट का सिलसिला तो बंद हो गया, वो बड़ा हो गया, शादी हो गई। और एक दिन शादी के बाद उसकी वाइफ के साथ उसका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट के दौरान उसकी वाइफ ने कुछ बहुत ऊंची आवाज़ में कुछ उसको बुरा भला बोला। इस बात से उसके अंदर का इनर चाइल्ड इस बुरी तरह से ट्रिगर हुआ कि उसने अपनी वाइफ को बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद तो ये पैटर्न सा बन गया, जब भी उसकी वाइफ कुछ उसके खिलाफ, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बोलती या आर्ग्यूमेंट करती, वो अपनी वाइफ को मारता पीटता। तो देखिए, ये उसके इनर चाइल्ड वुंड्स थे जो हील हुए नहीं थे। और जिस फादर से वो इतनी नफ़रत करता था, वो आज उनके जैसा ही बन गया था, वैसा ही डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और अब्यूसिव। तो अगला रीज़न फॉर इनर चाइल्ड वुंड्स है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ कुड बी मोलेस्टेशन, रॉन्ग काइंड ऑफ टच, रेप, कुछ भी हो सकता है। और आप सभी समझ सकते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ से कितना डीप सीटेड इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, नॉट जस्ट इन गर्ल्स, इन सम केसेस इन बॉयज़ ऑल्सो। और इस तरह के अब्यूज़ पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। स्पेशली ऐसी गर्ल्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर से जूझती हैं और उनके अंदर लॉस ऑफ फेथ हो सकता है, लॉस ऑफ फेथ इन मैन, रिलेशनशिप्स, मैरिज, या आजकल जो मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं वो है फियर ऑफ इंटीमेसी, जिसमें कि एक लड़की अपने पार्टनर के सेक्सुअल एडवांसेस को बिल्कुल फेस नहीं कर पाती। यानी शादी के बाद भी अगर हस्बैंड उसके करीब आ रहा है तो वो उसके पास आने से पैनिक करती है, फियरफुल होती है। और देखिए, ये डीप सीटेड वुंड्स हैं जो उसके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, लाइफ को इम्पैक्ट करता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी इनर चाइल्ड थेरेपी से इस तरह की वुंड्स की हीलिंग हो सकती है। अगला रीज़न फॉर इनर चाइल्ड वुंड्स है इमोशनल अब्यूज़। अब ये इमोशनल अब्यूज़ क्या है? तो इमोशनल अब्यूज़ वो है जहाँ एक बच्चे को कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसके हर छोटी बड़ी काम को लेकर, उसकी हर छोटी बड़ी गलती को लेकर उसको बात बात पे छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, उसको दिखाना कि वो कितना नालायक है, उसको ह्यूमिलेट करना। जैसे तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम में तो अक्ल ही नहीं है, तुम तो कुछ ठीक से ही नहीं कर सकते हो, तुमसे तो मैं क्या ही बोलूँ करने को, तुमसे कोई काम होता ही नहीं है ठीक से, है ना। इस तरह की बातें, और इस तरह की बातें कोई एक दिन नहीं,
कंटिन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हर छोटी बड़ी बात को लेकर किया जाता है, या फिर कॉन्स्टेंटली जब कंपेयर किया जाता है अपने भाइयों से, अपने कज़न से, स्कूल के किसी बच्चे के साथ या किसी से भी। देखो वो पढ़ने में कितना अच्छा है, उसके मार्क्स इतने आए हैं, तुम तो पढ़ते ही नहीं। वो खेलकूद में इतना अच्छा है, वो क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है, या उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छा है, वो डांस में इतनी अच्छी है। तुमसे तो ये नहीं होता, तुम वो नहीं होता, तुम उससे सीखो, तुम उसको देखो। कॉन्स्टेंट जब एक बच्चे को कंपेयर करके उसको छोटा महसूस कराया जाता है, या फिर कई बार बॉडी शेमिंग होती है, जैसे तुम तो बिल्कुल काली हो, तुम भी अगर अपनी बड़ी बहन की तरह गोरी होती तो तुम्हारी भी शादी मैं अच्छी जगह कराती, अब तो कैसे होगी तुम्हारी शादी पता नहीं, या तुम्हारी नाक इतनी चपटी है, या तुम इतनी मोटी हो तुम स्विमिंग कर पाओगी, या तुम इतनी मोटी हो क्या तुम डांस सीख पाओगी, कर पाओगी, है ना। कंटिन्यूस बॉडी शेमिंग किया जाता है, कंटिन्यूसली एक लड़की को अगली फील कराया जाता है। तो ऐसे में क्या है, जब आपके अपने ही आप या आपके आसपास के लोग आपको कंटिन्यूसली इस तरह की बातें बोलते हैं बचपन से, तो एक बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आते हैं। बड़े होने पे भी ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को क्वेश्चन करते हैं, लाइक क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मुझसे ये होगा, या मैं चाहता तो हूँ बिज़नेस करूँ लेकिन क्या मैं कर पाऊँगा, मुझसे शायद नहीं होगा। और बहुत सेल्फ डाउट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है ऐसे लोगों का, राइट। तो इसके अलावा और भी कई रीज़न्स होते हैं जो एक बच्चे के लिए पेनफुल और ट्रॉमेटिक हो सकते हैं, जैसे फिज़िकल एंड इमोशनल नेग्लेक्ट बाय पेरेंट्स। जब पेरेंट्स बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने फील्ड्स में सक्सेसफुल होते हैं, अपने लाइफ में बहुत बिज़ी होते हैं, और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चे के खाने पीने का, उसके इमोशनल नीड्स का, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करने का या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम हो, तो ये एक्सपीरियंस एक बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक हो सकता है। ऑल्सो अगर एक बच्चे को अपने स्कूल में बुली किया जाए, या कॉलेज में उसकी रैगिंग होती है, या फिर कम्युनिटी में वो किसी बहुत ही वायलेंट चीज़ को एक्सपीरियंस देख पाता है, जैसे कि किसी का बुरी तरह से मारना पीटना या किसी का मर्डर कर देना, इस तरह की घटनाएं अगर वो देख ले तो वो उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। ऑल्सो अगर एक बच्चा बहुत यंग एज में अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखता है, या बहुत यंग एज में वो अपने किसी पेरेंट का या दोनों पेरेंट का डेथ देखता है, या वो खुद किसी तरह का एक्सीडेंट फेस करता है, तो ये सारे सिचुएशंस एक बच्चे के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक पेनफुल हो सकते हैं और कई तरह के इनर चाइल्ड इश्यूज़ बना सकते हैं उसके अंदर, जो लेटर ऑन उसके लाइफ में बहुत तरह के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ उसकी वजह से आ सकते हैं। बट परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के वक्त में इनर चाइल्ड थेरेपी द्वारा बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा का हीलिंग पॉसिबल है। तो आई एम श्योर कि जब मैं ये बातें बता रही हूँ तो आप जो भी सुन रहे हो, आपके माइंड में एक मेंटल स्कैन तो ज़रूर चल रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सिचुएशंस में आपने वो कौन से सिचुएशंस झेले हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज़ हों। तो अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने अंदर की इनर चाइल्ड इश्यूज़ को पहचानें और उसके साथ कैसे डील करें। सो तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।